आइए, जो हम लोग लिखे थे उस दिन की हाइब्रिडाइजेशन एंड मोलिकुलर शेप, वो आज उसको हम लोग क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। लास्ट क्लास में पहले बता दिए थे कि हाइब्रिडाइजेशन का शेप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लेवल पर यदि आप किसी मॉलिक्यूल का शेप जानना चाहते हैं तो इसके लिए उसमें जो सेंट्रल एटम है या कोई भी पर्टिकुलर एटम जिसके अबाउट में आप शेप जानना चाहते हैं उसका आपको क्या जानना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। Recording in progress. लेकिन एक बार हम फिर से बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का और शेप का इस दोनों में कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, ठीक। फिर भी आइए देखिए इधर, देखिएगा हम लोग जो है ना इसमें ये पढ़ेंगे थोड़ा अलग तरीके से। नोट्स जो बना हुआ उसको आपको देखना है, ठीक है। पढ़ेंगे थोड़ा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको जो मटेरियल भेजे हैं और जो इस तरह से पढ़ाएंगे थोड़े में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन आप उसको क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक। आप लीजिए पहला नंबर लीजिए कि मान लीजिए देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप करते क्या हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करने के लिए आप क्या करते हैं ये बताइए। आप क्या चीज चाहिए होता है, सिग्मा बॉन्ड, ये ना पता करते हैं, और साथ में क्या पता करते हैं, लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही दो चीज है जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करते हैं। इससे पहले जो इसके अलावा जो मेथड बता उसका तो कोई मीनिंग है नहीं, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो बताए थे ना जी कि क्या डिमेरिट है वो वाले का। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है कि सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर कितना है, इसको काउंट करना, ठीक। तो पहला केस लेते हैं कि मान लिया जाए कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का नंबर 2 है। कितना है, 2। तो यदि सिग्मा प्लस लोन पेयर का नंबर 2 है, मिनिमम तो ये ना होगा, 1 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन की बातें नहीं करेंगे, कम से कम कितना रहना चाहिए, 2। तो पहला केस लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ लिखते हैं लोन पेयर, और फिर इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखेंगे, या फिर हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग पहले कर लीजिए, ठीक। इधर हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, और यहां पर कौन सा लिखेंगे, शेप। कॉलम बनाना नहीं, आपको देखना है, कॉलम बनाना नहीं है, देखना है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन जो पहला हम आपको बताए थे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल और पी एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एटम का यदि एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होता है तो उस केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए, या तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो जाए, लोन पेयर कितना हो जाए, 0, बोले ना, या तो फिर सिग्मा बॉन्ड 1 रहे, लोन पेयर भी क्या रहे, 1 रहे। इस दोनों ही कंडीशन में देखे ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं ना। तो सिग्मा बॉन्ड 2 रहा और लोन पेयर 0 रहा तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, और सिग्मा बॉन्ड 1 रहा, लोन पेयर 1 रहा तो 1 + 1 तो भी हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा, sp रहेगा। इस दोनों ही परिस्थिति में, मतलब इस दोनों ही कंडीशन में जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर। ये दोनों कंडीशन में मॉलिक्यूल का शेप कैसा आएगा, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रखेंगे, sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का एक ही शेप हो सकता है, वो कौन सा है, लीनियर, चाहे 2 सिग्मा से हो या 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर से हो। अब बोलेगा सर इसका एग्जांपल दीजिए, तो देखिए एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए हम आपको बोलते हैं BeH2, आपको हम क्या बोलते हैं, BeH2। तो BeH2 में बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2, और लोन पेयर कितना है, 0। तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp रहेगा, और BeH2 का जो शेप होगा यानी कि जो ज्योमेट्री रहेगा वो कैसा रहेगा, लीनियर ज्योमेट्री। और लीनियर ज्योमेट्री मतलब कैसा, तो बेरिलियम, हाइड्रोजन, और इधर कौन सा रखेंगे, हाइड्रोजन। बोलिए समझ में आया, ये ज्योमेट्री कैसा हुआ, लीनियर हुआ। ये तो पहला केस हुआ। और दूसरा केस आपको क्या बताए कि एक लोन पेयर हो और साथ में एक क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो। तो एक लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा, तो मान लीजिए कि आप N2 मॉलिक्यूल को कंसीडर कीजिए, तो N2 मॉलिक्यूल में किसी भी एक नाइट्रोजन एटम का कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ 1।
और लोन पेयर कितना है, वो भी एक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 1, लोन पेयर इज इक्वल टू भी कितना 1, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हुआ 2 हुआ। तो इस स्थिति में भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना रहेगा, इस p ही रहेगा। और अभी भी शेप कैसा रहेगा, लीनियर, बस लीनियर रहेगा। अब एक ही बॉन्ड है तो लीनियर ही ना होगा। लीनियर के अलावा होने के लिए कम से कम कितना बॉन्ड चाहिए, दो ना। एक ही बॉन्ड है तो लीनियर होगा, सिग्मा तो एक ही है ना यहाँ पर। तो ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और ये देखिए लोन पेयर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। समझ में आ गया। तो ये है N2 मॉलिक्यूल का शेप। पूछेगा कैसा है तो बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, लेकिन शेप पूछेगा तो लोन पेयर का नाम भी नहीं लेंगे कि लोन पेयर किधर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको पूछा जाए कैसा है तो क्या बोलिएगा, लीनियर। इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम है। ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं कि लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो सबको मिला करके हम लोग बोलते हैं कि इसका ज्योमेट्री ये होगा। लेकिन जब हम लोग शेप की बात कर रहे होते हैं तो शेप में लोन पेयर कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो शेप में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को काउंट करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो बॉन्ड के हिसाब से जो ज्योमेट्री आएगा वो क्या कहलाएगा, शेप। और लोन पेयर और बॉन्ड के हिसाब से जो ज्योमेट्री आएगा उसको ज्योमेट्री कहेंगे। समझ में आ गया। तो पहला जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इस p के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक वाला 2 0 का, एक 1 1 का। दोनों ही केस में शेप कैसा होगा, लीनियर। दोनों का एक एक एग्जांपल हम आपको दे दिए हैं। ये एग्जांपल किसका है, 2 + 0 का। ये एग्जांपल किसका है, 1 + 1 का। समझ में आ गया। बोले लीनियर ज्योमेट्री में कोई तकलीफ है, बोलिए लीनियर ज्योमेट्री में कोई तकलीफ है। देखिए बोलबेन करते हैं नहीं तकलीफ है। तब आगे बढ़िए। देखिए मतलब हम लोग जो बात करेंगे इसमें टोटल 4 कॉलम रहेंगे, 5वां कॉलम एग्जाम्पल का रहेगा। तो अब इस कॉलम को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 5 पॉइंट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, मतलब पहला केस हुआ कि मान लेते हैं कि कोई बोल रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके दो केस हो सकते हैं। तो केस 1 में क्या रहेगा, तो केस 1 में रहेगा कि सिग्मा इज इक्वल टू 2 और लोन पेयर इज इक्वल टू कितना 0। इस स्थिति में जो है ना ज्योमेट्री कैसा रखेंगे हम लोग, ज्योमेट्री बताइए कैसा रखेंगे। तो बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री होगा। कैसा होगा, लीनियर ज्योमेट्री। मतलब एक सेंट्रल एटम होगा, ये मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड इधर की तरफ, दूसरा बॉन्ड इधर की तरफ, दोनों के बीच में कितना का एंगल, कितना का एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे केस 1 का। तो केस 1 का एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा है, BeH2 है, BeCl2 है, ठीक है, BeF2 है, etc। समझ में आ गया। बोलिए, लिखना शुरू कीजिएगा। हम बोले कि नोट्स में आपको जो दिए हैं रेजोनेंस का इंस्टीट्यूट का, वो अलग तरीके से है, ये जो बता रहे हैं हम अलग तरीके से, ठीक। मतलब केस 1 का ये पॉसिबिलिटी है। हो गया। अच्छा इसमें बॉन्ड पेयर का कोई रिलेट नहीं रहता है। नहीं, बॉन्ड पेयर यही तो है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर दोनों एक दूसरे से कितना है 180 डिग्री पर है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो पूछना क्या चाह रहे थे, यदि मॉलिक्यूल में जिस एटम के लिए आप बात कर रहे हैं उसके पास किसी तरह का लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री एक होगा। यदि लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगा। तो यहाँ पर चूंकि लोन पेयर 0 है तो शेप या ज्योमेट्री दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मिटा दे इसको। अब इसी का दूसरा केस होगा sp हाइब्रिडाइजेशन का ही केस नंबर 2, जिसमें क्या रखेंगे कि यदि मान लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का नंबर 1 है और लोन पेयर का भी नंबर कितना है 1 है, तो इस स्थिति में हाइब्रिडाइजेशन तो sp होगा, लेकिन जो है ना ज्योमेट्री इसका क्या रहेगा, तो ज्योमेट्री इसका रहेगा आपको लीनियर। और शेप कैसा होगा, तो लोन पेयर के आने की वजह से इस पर शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी भी इसका शेप भी क्या रहेगा, लीनियर। लेकिन दोनों को आप अलग अलग दिखाइएगा यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तब।
एग्जाम्पल में क्या रखेंगे, N2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल रख लीजिए, इसका फिगर बना लीजिएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N और लोन पेयर इधर, लोन पेयर इधर। शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। शेप जब हम बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल का तो वो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में किधर ओरिएंटेड है वो ऑर्बिटल इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। शेप सिर्फ बॉन्ड पर डिपेंड करता है, लोन पेयर पर नहीं। चलिए, तो कोई दिक्कत इसमें? तो sp हाइब्रिडाइजेशन के कोरिस्पोंडिंग यही सिचुएशन हो सकता है शेप में। बोले कोई सवाल पूछना तो आप पूछ लीजिए। कोई सवाल है? नहीं? चलिए, तो ये तो था आपको सबसे आसान सा sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपको ज्योमेट्री और शेप दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में कितना आया, कौन सा आया, लीनियर। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जितना समय लगना है ना, बस इसी में हाइब्रिडाइजेशन और ये ओवरलैपिंग में ही जितना समय लगता है बॉन्डिंग में, उसके बाद तो एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म होता है। सबसे ज्यादा समझने वाला चीज यही है, ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन, बाद बाकी छोटा छोटा टॉपिक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में फिर से कितने केस हो सकते हैं, तो 3 केस होंगे। तो हम लोग लिखेंगे, केस को छोड़ के लिख देते हैं कंडीशन 1 या केस 1, जैसा भी रखिए। केस शुरू किए तो केस से ही चालू कीजिए आप लोग, ठीक। केस चल रहा है तो केस ही लगाइए। देखिए सिग्मा का नंबर 3 रख देते हैं, लोन पेयर का नंबर कितना रखते हैं, 0। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू कितना हुआ, 3। तो 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ऐसे भी बोल सकते सर 3 आया तो p3 बोल देते, p3 हाइब्रिडाइजेशन बोल देते, s को क्यों लगाए। ये सब सवाल जो है बताएंगे, ये सब क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं। कभी कभी ऐसा केस आएगा कि जब आप जो नॉर्मली ऐसे सोच रहे हैं ना वैसे नहीं होता है, बताएंगे वो कब होता है। अभी फिलहाल उसमें नहीं जाइए, अभी फिलहाल ये वाला सीखिए, ठीक। तो सिग्मा इज इक्वल टू 3, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, या इसको पढ़ते हैं प्लेन ट्राइंगल। क्या पढ़ते हैं, प्लेन ट्राइंगल। अब ये प्लेन ट्राइंगल और ट्राइगोनल प्लेनर ये होता क्या है, ये होता क्या है देखिएगा जरा, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए इधर जो सेंट्रल एटम है उसको बीच में रखेंगे और पेरिफेरल एटम को एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर रखेंगे। इसी को बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्राइंगल। इसमें जो ये वाला एंगल दिख रहा है 120 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो एंगल होगा, मतलब कौन सा एंगल, बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल कैसे चेक करते हैं, बहुत सारे टीचरों को तो बॉन्ड एंगल भी देखने नहीं आता, पता है आपको, बॉन्ड एंगल भी देखने नहीं आता। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और उनमें से किसी एक से आप पढ़ चुके हैं। देखिएगा कैसे देखते हैं, पेरिफेरल एटम, फिर सेंट्रल एटम, फिर पेरिफेरल एटम, पेरिफेरल सेंट्रल पेरिफेरल, पेरिफेरल सेंट्रल पेरिफेरल, ऐसे चेक करते हैं बॉन्ड को, बॉन्ड एंगल को, ठीक। ये है बॉन्ड एंगल, ये है बॉन्ड एंगल। तो ये तीनों ही बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब बताइए 120 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल है, बताइए। प्लेन ट्रायंगल में 120 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल है, 3 है ना, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ 120 डिग्री का कितना एंगल आया जी, 3 आया। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 180 डिग्री का वहां पर 1 आ रहा था। क्या इसमें 180 डिग्री या 120 डिग्री के अलावा कोई बॉन्ड एंगल हो सकता है, बोले ना, हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसका एग्जांपल देखिए। अच्छा, जो ज्योमेट्री है वही क्या रहेगा, शेप रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आप लोन पेयर पहले ही बोल चुके हैं कि 0 है, तो ज्योमेट्री और शेप में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि कौन सा होगा।
जैसे मान लीजिए बोल दे कि हम BF3, किसके बारे में बोल दें, BF3, तो आप बताइए कि बोरॉन है, फ्लोरीन के साथ आप बॉन्ड बनाने कहेंगे तो आप 3 बॉन्ड बनाइएगा, तो आप तो ऐसे बना दीजिएगा। अब ऐसे नहीं बनाना है, अब आपको किसके हिसाब से बनाना है, ऐसे बनाने का मतलब हुआ कि फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, जो कि गलत है। रियल में कितना डिग्री होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे से खींचेंगे, ये हो गया। बीच में किसको रखेंगे, बोरॉन को, और कॉर्नर पर किसको रखेंगे, फ्लोरीन को, फ्लोरीन को, फ्लोरीन को। समझ में आया, बोलिए समझ में आया। देखिए नहीं बोल रहे हैं आप लोग। यस सर, आप पता चला कि ये जो आप ऐसे लिखते थे वो मतलब ठीक है, लेकिन अब गलत हो जाएगा जहां लिखिएगा तो। शेप, इसका शेप ऐसा होता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेगा गलत हो जाएगा। लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सही है, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में शेप से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब जब इतना जान चुके हैं उसके बाद आपको ओरिजिनल शेप जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको BF3 खींचने के लिए बोला जाए तो आप कैसे खींचेंगे, फ्लोरीन को एक दूसरे के साथ कितना एंगल पर रखेंगे, 120 डिग्री। फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन। समझ में आ गया, ऐसे लिखेंगे आप लोग। कोई दिक्कत, आप लोग ऐसे पहले तो मन होता था तो आप ऐसे भी लिख देते थे ना, ऐसे। ये सब क्या है, गलत है ना। ये प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है क्या, ये नहीं ना। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और पहला केस सिग्मा सिर्फ है, लोन पेयर उसमें नहीं है, तो उस केस में ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्रायंगल इसका ज्योमेट्री होगा। और एग्जांपल कौन सा है, BF3, BCl3, ठीक है ना, BH3 भी आप ले सकते हैं, BBr3, ठीक है, यही सब इसका एग्जांपल है। बोले कोई दिक्कत, SO3 भी हो सकता है सर। हाँ SO3 भी हो सकता है, एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। चलो SO3 भी दे देते हैं। देखिए इधर, अब जैसे SO3 के बारे में पूछ रहा है, तो ये सल्फर हो गया। आप पहले रफ फिगर बना लीजिए, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जब भी मांगता है तो 2 बॉन्ड मांगता है, तो ये हम बना लिए इस तरीके से। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 का 6 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में चला गया। आप देख रहे हैं कि इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो एक सिग्मा यहाँ पर, दूसरा सिग्मा यहाँ पर, तीसरा सिग्मा यहाँ पर। लोन पेयर है नहीं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 बॉन्डिंग में जा चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पर कौन सा है, sp2। तो इस एटम के अराउंड में जो ज्योमेट्री होगा, आप समझिएगा, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके अबाउट में आपको ज्योमेट्री चेक करना है। ये आपको ऐसा सभी एग्जांपल आ रहा है जिसमें सेंट्रल एटम एक ही है और एक ही के अबाउट में आप ज्योमेट्री चेक कर रहे हैं कि प्लेन ट्रायंगल है या ये है वो है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर जो है ना अलग अलग एटम के अबाउट में ज्योमेट्री क्या होगा, अलग होगा। एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर लिखेंगे SO2 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट जो है ना लोन पेयर, यानी कि ज्योमेट्री कैसा रहेगा, प्लेन ट्रायंगल। तो SO2 का भी ज्योमेट्री कैसा लिखेंगे, प्लेन ट्रायंगल। तो सल्फर लगा देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कॉर्नर पर ऑक्सीजन को फिट कर देंगे। समझ में आ गया, बोलिए समझ में आया। यस सर। चलिए, जहां पर डबल बॉन्ड है, यदि आप ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं तो एक जगह डबल बॉन्ड रखिए, बाकी 2 जगह क्या रखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ओवरलैपिंग कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, हर जगह पर क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रियल में ये है। बाकी ऑक्टेट पूरा करने के लिए लोग ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये नहीं, ये गलत, ये सिर्फ ऑक्टेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट सही है। लेकिन आपसे पूछा जाए SO3 का आप मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताइए, तो बॉन्डिंग बताइए, तो आप ऐसे बताएंगे, ऐसे बनाइएगा, क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया जी। तो अब चलते हैं केस नंबर 2 पर।
जिसमें सिग्मा का नंबर 2 रहेगा, लोन पेयर भी रहेगा 1। केस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 और लोन पेयर इज इक्वल टू कितना 1। तो अब देखिएगा ज्योमेट्री में कोई चेंज होगा, ज्योमेट्री में कोई चेंज होगा नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर जो बोले थे वही रहेगा, लेकिन शेप क्या होगा, बदल जाएगा। बताओ कौन सा शेप होगा। तो आप ऐसे देखिए कि प्लेन ट्रायंगल का जो आप बाउंड दिखाते थे वो ऐसे दिखाते थे ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम होता था और इधर कौन था, पेरिफेरल एटम, यही था ना ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब उसमें से क्या आ गया कि एक लोन पेयर आ गया, इसमें तीनों का तीनों बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और अब क्या आ गया, 2 सिग्मा रखना और एक को क्या रखना है, लोन पेयर रखना है। तो जब लोन पेयर को रखिएगा तो मान लेते हैं कि इधर लोन पेयर रख दिए, तो लोन पेयर इधर आप रखिए लोन पेयर। तो अब बताइए कि हम शेप के लिए क्या बोले थे कि लोन पेयर किधर है और ऑर्बिटल उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पर नहीं। तो बॉन्ड पेयर इधर है, बॉन्ड पेयर इधर है, तो इधर हमको शेप में जाना ही नहीं है। तो आप बताइए इतना के हिसाब से जो शेप दिख रहा है ये वाला किस शेप का दिख रहा है, बताइए इस शेप का नाम आप क्या देंगे, बताइए। भी शेप बोलेंगे, या सर बेंट भी बोल सकते हैं। हाँ बेंट शेप बोलेंगे। आप देखिए एंगल भी ऐसे ही बनाते हैं ना, तो एंगुलर शेप बोलेंगे। आप बताइए कि शेप याद करने वाला चीज है कि समझने वाला चीज है, समझने वाला। हाँ तो इसी चीज के लिए तो हम याद कीजिएगा तो तकलीफ में आ जाएगा। अब इसी को आप मिला दीजिए ऐसे, यही हो गया ज्योमेट्री और शेप। तो ज्योमेट्री अभी भी प्लेन ट्रायंगल या ट्रायगोनल प्लेनर रहेगा, शेप बदल जाएगा क्योंकि शेप में लोन पेयर के ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को हम लोग नहीं चेक करते कि वो किधर है, सिर्फ हमको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, उसके आधार पर हम लोग शेप डिसाइड करते हैं। तो भी शेप बोलेंगे, बेंट शेप बोलेंगे, एंगुलर शेप बोलेंगे। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, तो भाई 120 डिग्री से कम रहेगा। 120 डिग्री से क्या रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री से कम रहेगा। पूछेगा सर कम क्यों रहेगा, तो देखिए ऐसा है ना कि जो पहले जब यहाँ पर बॉन्ड था तो उस समय कितना एंगल था, 1 मिनट रुकिए। तो अभी इसमें हम बता रहे थे कि यहाँ पर जो एंगल जो पहले था, जब यहाँ पर बॉन्ड हुआ करता था तो उस समय इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था तीनों का, ठीक है। लेकिन अब जब लोन पेयर आ जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से ये कम हो जाएगा। तो 120 डिग्री से कम, अच्छा एक बात और बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा वाला केस में भी नहीं जाना है क्योंकि बॉन्ड एंगल एक अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए आप क्या ध्यान में रखिएगा कि लोन पेयर के आने से जो बॉन्ड पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के क्लोज आता है, वो क्लोज आता नहीं है, क्लोज लाया जाता है। अब आप ऐसे समझिए इस चीज को, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। ये बॉन्ड एंगल में बात को बताते हैं लेकिन अभी ही बता देते हैं, देखिएगा ये आपको सेंट्रल एटम है, इधर पेरिफेरल एटम, सेंट्रल एटम पेरिफेरल और इधर सेंट्रल और पेरिफेरल। अभी बताइए कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है कि नहीं है, रहेगा ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना यहाँ पर, और सिग्मा बॉन्ड है तो सिलिंड्रिकल मैनर में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तीनों यहाँ पर इस दोनों के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा बोले ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या, रिपल्सन, क्योंकि जो रिपल्सन हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है जो कि 2 एटम के बीच बॉन्डेड है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस रिपल्सन को क्या कहेंगे, मतलब ये चाहेगा कि इससे दूर जाए और ये चाहेगा कि इससे दूर जाए, तो इस दोनों में जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है इसको पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक। अच्छा अब ये बताइए कि जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के पास से पूरी तरह से या 2 एटम के बीच में प्रेजेंट है, तो 2 एटम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक। अब यदि मान लेते हैं कि हम इसमें एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लोन पेयर को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो इधर देखिए ये है आपको लोन पेयर,
ये इधर आपको बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम, ये आपको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एटम है, ये भी एटम है, और ये सेंट्रल एटम है जिसके साथ ये दोनों एटम अटैच्ड है बॉन्ड बना करके, सिग्मा बॉन्ड बना करके। ठीक है, बोलता भी नहीं कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं। Recording in progress. अब होगा क्या कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें दो तरह का रिपल्सन होगा। एक रिपल्सन जो लोन पेयर इधर की तरफ करेगा और इधर की तरफ, इस दोनों को बोलेगा ना कि तुम जाओ। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। इस दोनों के रिपल्सन की वजह से ये दोनों क्या चाहेगा, ऐसे एक दूसरे से दूर जाना, मतलब एंगल को बढ़ाना। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर दोनों तरफ से क्या कर रहा है, दोनों ही बॉन्ड पेयर को प्रेस कर रहा है, अलग से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। तो इस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ऐसे चाहेगा घटना। तो दो अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर। पहले समझे इस बात को कि दो अपोजिंग फोर्स कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जिसको कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और चाहेगा कि एक दूसरे से मैक्सिमम पर आ जाए। तो मैक्सिमम एंगल पर आ जाए मतलब कितना पर आ सकता है, 180 डिग्री पर। लेकिन इधर कौन बैठा हुआ है, लोन पेयर। वो लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के बीच भी रिपल्सन होगा। तो ई चाहेगा कि ये दोनों बॉन्ड पेयर सिकुड़ के रहे और ये दोनों बॉन्ड पेयर चाहेगा कि हम फैल के रहें। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है। हमने क्या कहा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन कौन सा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब पूछेगा सर ऐसे काहे होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा काहे हो गया। तो इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरह से एक ही एटम के पास होता है, तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास है, दो इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का दोनों एक ही एटम सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट है, तो उस पर ज्यादा स्पेस लेगा। और ये जो दो, यहाँ पर भी तो दो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड दिखा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दो एटम के बीच में है, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी एक एटम पर ये कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेस कम ऑक्युपाई किया और ये स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई किया, तो ये ज्यादा फैल के रहना चाहेगा कि फैल के रहेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे दबाव ज्यादा बनाएगा। इसका देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दो के बीच में, तो इस दोनों के बीच जो रिपल्सन होगा उसके रिस्पेक्ट में इसका और इसका जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों ही दो एटम के बीच में है और ये वाला अकेले के एटम पर बैठा हुआ है, तो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, तो इसलिए रिपल्सन क्या करेगा, ज्यादा। तो आप बताइए कि लोन पेयर के आने की वजह से, जैसे देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर था, तो बॉन्ड पेयर की वजह से ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तीनों एक जैसा रिपल्सन। अब यहाँ पे आप लोन पेयर बैठा दिए, तो लोन पेयर के बैठाने की वजह से बताइए इस पर रिपल्सन जो कि इसको कंप्रेस कर रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, वो बढ़ेगा या कि फिर ये बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा फोर्स कि ऐसे बढ़ेगा फोर्स, ऐसे, मतलब ये वाला फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा। तो ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब समझ में आया कि 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम क्यों होगा। 117 हो सकता है, 118 हो सकता है, ठीक है ना, 115 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 120 से अलग अलग कुछ भी हो सकता है, मतलब उससे कम होना चाहिए। 120 के इक्वल नहीं रहेगा, उससे कम होगा। बोलिए, समझ में आया। यस सर। और ज्यादा वाला बात तो अभी सीखना नहीं, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है, वो हमें भी बताएंगे भी नहीं। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन क्रिएट होता है लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद होता है कौन सा, बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सन का ऑर्डर है, ठीक है ना, इस ऑर्डर में रिपल्सन का स्ट्रेंथ है। तो ये लोन पेयर किधर, इस बॉन्ड को क्या बोलेगा, मेरी तरफ आओ, कि अपने से दूर भगाएगा। दूर भगाने का मतलब क्या, दोनों को कंप्रेस करना चाहेगा ना। ये लोन पेयर तो चाहेगा कि दोनों ऐसे हो जाए, अब बॉन्ड पेयर क्या चाहेगा कि ऐसे हो जाए। तो ज्यादा फोर्स कौन लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर से
ज्यादा रिपल्सन है, तो बताइए नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। एग्जैक्टली कितना होगा ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल के और भी फैक्टर है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। सर आप बोल रहे थे कि 120 से इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ इंक्रीज हो सकता है वो इस स्थिति में जब ये सेंट्रल एटम जो है, जैसे मान लो कि एक बॉल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है एक छोटा सा बॉल, इसके साथ तो बड़ा बड़ा फुटबॉल लगा दो, ऐसे लगा दो, तो इस दोनों के बीच रिपल्सन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? अब मान लो कि इतना रिपल्सन हो रहा है कि मतलब इस दोनों का साइज इस तरीके से है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री को ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा। इस दोनों के बीच में क्या होगा? बहुत अधिक रिपल्सन। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल बढ़ाना पड़ेगा मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। और यदि मान लो कि यहाँ पर एक फुटबॉल लगा दिया, मतलब सेंट्रल एटम बड़ा है और पेरिफेरल एटम क्या है? छोटा, यानी कि ये मान लो ऐसे छोटा है, तो यहाँ पर कभी भी रिपल्सन होगा? इसके स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा? नहीं होगा। तो जब सेंट्रल एटम छोटा हो जाए, पेरिफेरल एटम उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होने लगे, तो उस केस में बॉन्ड एंगल जो आप निकालिएगा 120 डिग्री, पार्टिकुलर केस में 120 डिग्री से एक्सीड कर सकता है। समझ में आ गया? बोलिए ना, समझ में आ गया? यस सर। तो ये वाला केस समझना है, सेंट्रल एटम छोटा, पेरिफेरल उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है 120 से। अदरवाइज क्या हुआ कि यदि सेंट्रल एटम बड़ा है और पेरिफेरल एटम छोटा या कंपेरेबल साइज का भी है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल 120 से कम ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा तभी होगा जब ये वाला केस अराइज हो जाए कि ये सेंट्रल एटम इतना सा और ये इतना सा, इतना सा और इतना सा का केस आएगा, तब होगा। ठीक, चलिए बोलिए, कोई तकलीफ यहाँ तक में? लोग क्लासे ज्वाइन नहीं करता है, गुस्सा आता है। चलिए आइए, तो लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है इन जनरल। ठीक, अब केस नंबर 3 पर आ जाएं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी तो देखना है। एग्जांपल पर आइए, जैसे आ जाइए ना O3 पर आइए, ओजोन पर, तो देखिए तो क्या लिखते हैं? O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर एक कौन सा है? लोन पेयर। पूछा जाए कि ओजोन मॉलिक्यूल का शेप बताइए, तो ओजोन मॉलिक्यूल का शेप बताने का है, इसका मतलब कि आप मॉलिक्यूलर शेप बताइए ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे बताएंगे बताइए? तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन का जो है सिग्मा बॉन्ड बताइए, सेंट्रल ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है? एक सिग्मा इधर, दूसरा सिग्मा इधर, 2 सिग्मा। लोन पेयर कितना है इसके पास? 1। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कोरेस्पोंडिंग ज्योमेट्री कैसा होता है? तो बोलेंगे सर प्लेन ट्रायंगल होता है। हम बोलेंगे बेटा लोन पेयर भी है, तो बताओ शेप कैसा होगा? तो बोलेंगे सर एंगुलर शेप, वी शेप या बेंट शेप होगा। इसका मतलब ये जो लिखे हैं O3 का, देखो तो वी शेप दिख रहा है, देखिए ना जी, शेप भी दिख रहा है, ऐसे ऐसे वी शेप दिख रहा है, एंगुलर शेप या बेंट शेप दिख रहा है। और यदि ऐसे फिगर देखना चाहते हैं ये वाला कि सर इस पर दिखाइए जो आप इस पहले बनाए थे, तो दिखा लीजिए, O दिखा लीजिए, डबल बॉन्ड O दिखा लीजिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O दिखा लीजिए, और यहाँ पर क्या दिखा लेंगे? लोन पेयर। समझ में आया? ये लाइन तो जो लिखे ना, ये तो इस ज्योमेट्री को पूरा करने के लिए खींचा जाएगा। रियल में तो ये ऐसे रहेगा। कोई सवाल है? कुछ पूछ रहे थे आप लोग, बोलिए। नो सर। ठीक, समझ में आ गया? उसी तरह से मान लीजिए आपको पूछा जाए SO2 मॉलिक्यूल का शेप बताओ। किसका? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का शेप बताओ। तो लिखेंगे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या रहेगा? लोन पेयर। तो ये वही केस है जो ओजोन वाला केस है। तो मतलब हो गया तो गया, वी शेप एंगुलर से तो डायरेक्ट बना ही दिए। इससे पहले आप लोग क्या करते थे? O डबल बॉन्ड S, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे लिखते थे ना, बोलते थे सर ये सही है ना। अब आप सोचिए कि हम उस समय क्या बोलते हैं, सही है कि गलत? गलत है ना। ये इसका ऐसे लिख देने का मतलब लीनियर हो गया ना,
क्या ये लीनियर शेप में रहेगा? नहीं ना। किस शेप में? वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप। समझ में आ गया? बोले कोई NO2 तक? भी हो सकता है सर, क्या चीज? NO2। NO2? हाँ आ जाओ, NO2 पर भी आ जाते हैं। देखिए NO2 का जो कहानी है ना थोड़ा अलग है। कैसे अलग है देखिएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 2 और 2 4 बॉन्डिंग में जा चुका है। अब इसके पास कितना बचेगा? सिर्फ एक। कितना बचेगा? सिर्फ एक बचेगा। अब होता क्या है कि फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल मतलब यदि इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे कि आप इधर देखिए, पहले CH3 फ्री रेडिकल। जैसे बोलेगा आप CH3 का स्ट्रक्चर बनाइए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा ना। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 3 बॉन्ड बना लेगा और एक क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। समझ में आया? तो अब पूछेगा बताइए इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आप सोचेगा कि सर जो बताए थे बोले थे सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड तो दिख रहा है कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। लोन पेयर नहीं दिख रहा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो सर बताए नहीं थे, तब इसको हाइब्रिडाइजेशन में ले कि नहीं ले? तो इसको लेना है कि नहीं लेना है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंडीशन पर। CH3 के केस में, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल या कोई भी अल्काइल फ्री रेडिकल है तो उस केस में इस फ्री रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। मतलब इस कार्बन के अबाउट, मतलब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2 होगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय यदि CF3 का केस आ जाए, किसका केस आ जाए? CF3 का केस आ जाए, हाइड्रोजन को हटा दिए, किसको लगा दिए? फ्लोरीन को लगा दिए। ये वाला क्वेश्चन मेडिकल लेवल है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर किस लेवल का हो गया? JEE लेवल। अब आपको लगेगा कि फ्री रेडिकल तो मास्टर बता दिया है कि पार्टिसिपेट करता नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका भी आप बोल दीजिएगा sp2। बोल दीजिएगा ना, sp2 बोल दीजिएगा। बोले ना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर नहीं बोलना है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इसका है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ये सही है। लेकिन यहाँ पर यदि sp2 बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। क्या है? sp3 मतलब फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी किस में इन्वॉल्व हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट किए हैं। तो यदि सेंट्रल एटम के साथ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब फ्लोरीन के केस वाला ही केस, फ्लोरीन के केस वाला ही ये चल रहा है कि यदि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है ना, तो जब सेंट्रल एटम पर कोई रेडिकल हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसके साथ जो अटैच्ड एटम है पेरिफेरल एटम, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, तो उस स्थिति में जो फ्री रेडिकल होता है उस ऑर्बिटल में रहना चाहता है जिसमें लेस s कैरेक्टर हो। अब ये थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा सा अभी ऊपर चला जाएगा, तो आप अभी इसको होल्ड पर रखिए। फिलहाल आप ये जो सवाल तुम पूछ दिया ना कि NO2 में क्या होगा, तो NO2 में देखो एक फ्री रेडिकल आ गया। ये फ्री रेडिकल आ गया है ना? बोला ना। तो अब पूछा जाएगा कि बताइए जो फ्री रेडिकल है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? दो बात होगा ना। जब हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर शेप होगा। लेकिन NO2 का शेप लीनियर नहीं होता है। NO2 का शेप कैसा रहता है? वेंट शेप या V शेप। ठीक, तो किसको हाइब्रिडाइजेशन में लेना है किसको नहीं लेना है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पर। किस केस में? जब इलेक्ट्रॉन एक बच जाए तब। पेयर बच जाए तब तो लेना ही है। अब पेयर बच जाए तो उसमें बताए थे रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, और भी फर्दर केस आएगा वो भी चेक करना है। ठीक, तो इस पर हम लोग सेपरेट बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। ठीक है ना? इसीलिए NO2 का एग्जाम्पल हम नहीं लिए हैं। तुम ऐसे ही अपने मन से ले लिया या फिर इसके बारे में जानता था इतना इसीलिए पूछा NO2 के बारे में? हाँ, ऐसे ही अपने मन से ले लिया, हमको लगा sp2 है, उतनी है NO2 होना चाहिए।
अब तुम देखा ना कि कैसे चेंज हो गया। इसीलिए केमिस्ट्री में बच्चा लोग जो है ना वो पढ़ना नहीं चाहता है कि मॉलिक्यूल बदलता है तो कहानी बदल जाता है, और कहानी बदलता है तो फिर लगता फिर पढ़े क्यों थे जब सब बदल ही रहा है तब। चलिए आइए, अगला केस है, मतलब केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड 1 हो जाए, लोन पेयर 2 हो जाए। ठीक, तो बस सिग्मा बॉन्ड 1 है तो एक ही सिग्मा है तो ज्योमेट्री कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। ज्योमेट्री तो मतलब जो है ट्रायगोनल प्लेनर वही रहेगा, शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। जियोमेट्री, जियोमेट्री कैसा रहेगा बताइए, ज्योमेट्री कैसा रहेगा, ट्रायगोनल प्लेनर। शेप कैसा रहेगा, शेप रहेगा लीनियर। एक सिग्मा बॉन्ड मतलब लीनियर, ठीक है ना, चाहे लोन पेयर रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया तो लीनियर। फिगर कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है बनाना। एक ऐसे दे दीजिए, एक लोन पेयर दे दीजिए, दूसरा लोन पेयर दे दीजिए और एक बॉन्ड दीजिए। बताइए तो इसको क्या शेप देंगे, यही ना, लीनियर ही बोलेंगे ना। लोन पेयर इसमें, लोन पेयर इसमें, ठीक है। बोले कोई तकलीफ। सर कोई एग्जांपल। हाँ, अब इसमें पूछेगा कि सर आप एग्जाम्पल बताए कि इसका एग्जाम्पल दीजिए कि कहाँ से एग्जाम्पल लाए। तो मेरे ख्याल से इसका एग्जाम्पल जो है ना नहीं है फिलहाल अवेलेबल किसी भी। कैसा पता चलेगा कैसा कंपाउंड भी होता है। थ्योरेटिकली तो बता देते हैं ना, मान लो कि इस कंडीशन पर कोई फिट आया तब तो कर लोगे ना। अगर मान लीजिए गलत है तो हमको पढ़ना बेकार है तो। क्या बोला, क्या अगर बोला। फ्यूचर में ऐसा कंपाउंड नहीं मिले तो तो स्पेस वैकेंट रहेगा कि ये कहानी है हमारे पास, इस कहानी पर आना है, ठीक है। यदि कोई आया नहीं आया तो बहुत चीज है जो वैकेंट चला जाता है, कि रह गया कि ऐसे है तो रह गया। तो ये थ्योरेटिकल तो ये हो सकता है ना, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, एक बनाए और 2 लोन पेयर रह जाए, ये कैसे होगा। कोशिश तो ये करता है ना एटम ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाए, एटम तो ही ना कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा करे। यहाँ पर एक ही को बन रहा है, बाकी सब लोन पेयर बच रहा है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, हम क्यों इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, देखो तुम बोला कि 2 गो सर लोन पेयर आ जाए और एक सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन फैमिली, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन फैमिली ना। अब इस नाइट्रोजन फैमिली के लिए तुम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, चाहे ये हो आर्सेनिक, स्टिल्वियम, बिस्मथ, जो भी हो जाए, ऐसा कोई कहानी ही नहीं आएगा जब तुमको ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो हम कहाँ से एग्जाम्पल दे, बताओ, समझ में आ गया। तो ये थ्योरेटिकल ही है, ये जो केस लिखेंगे उसमें थ्योरेटिकल, जहां पर एग्जाम्पल रहेगा हम बता देंगे। देखा कि हमको जानकारी है तो हम बता दिए ना कि कैसे कैसे ये क्यों इस तरह का एग्जाम्पल नहीं हमारे पास। तो जब तुम ऐसे दिमाग लगाना सीख जाएगा ना तो समझ लो कि तुमको बहुत है, केमिस्ट्री बहुत आता है। अगला ये तीसरा नंबर, केमिस्ट्री बहुत आता है मतलब बॉन्डिंग बहुत आता है, ठीक, ऐसा नहीं कि सब कुछ आ जाएगा। तो तीसरा नंबर आइए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है। बोलेंगे सर ऐसा कीजिए कि सबका सब लोन पेयर है। अरे जब सब लोने पेयर आ गया, बॉन्डे नहीं बनाया तो काहे का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कब होता है बताइए, बताइए हाइब्रिडाइजेशन कब होता है। बॉन्ड बनाने से पहले होता है, बॉन्ड बनाने के दौरान होता है, या फिर जो है ना कब होता है बताइए, कोई स्पेशल कंडीशन में होता है, कब होता है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड बनाने के बाद होता है। बॉन्ड बनाने के बाद नहीं, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग यानी बॉन्ड दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस से बताए थे ना, कहता बाद में होता है। सिखाए थे कि तुम ये बताओ, ये रोड है, तुम यहां से चलना शुरू किए तो तुम चले तब डिस्टेंस कवर किए, या जैसे जैसे चल रहे हो वैसे वैसे डिस्टेंस कवर हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुम चल गए यहाँ पर आ गए उसके बाद बोले अच्छा यहाँ से यहाँ तक आ गया तो डिस्टेंस कवर किया, ऐसे होता है क्या। तुम जैसे जैसे चलोगे डिस्टेंस अपने आप कवर होता जाएगा। तो कब चलना और डिस्टेंस कवर करना दोनों साइमल्टेनियस है कि दोनों एक दूसरे से अलग, क्या अलग अलग टाइम फ्रेम में ये चीज होगा, नहीं ना। साइमल्टेनियस मतलब लिखवाए भी थे डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक पार्टिसिपेटिंग हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू।
हाँ वो तो है ही, वो तो अलग चीज है। इसमें हम बोले कि दो प्रोसेस यदि सेम टाइम पर हो रहा हो तो उसको साइमल्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक ही टाइम पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है ना ओवरलैपिंग हो गया फिर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, या पहले हाइब्रिडाइजेशन होके बैठा हुआ और वाइटल उसके बाद ओवरलैपिंग होगा, ऐसा नहीं। दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होने वाला। ठीक है, मतलब बोलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, जैसे जैसे ओवरलैपिंग हो रहा है वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वैसे बिल्कुल एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ पर कि तुम चलोगे और डिस्टेंस बाद में कवर करोगे। तुमको हम मारेंगे और चोट तुमको बाद में लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जब एक टाइम पर दो प्रोसेस हो रहा है तो क्या कहलाता है? साइमल्टेनियस। तो हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग साइमल्टेनियस। ओवरलैपिंग मतलब बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्डिंग के लिए प्रिपेयर होना। ठीक। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे तीर चलाए और तीर किसी को जाके लगा, तो पहले तीर चलाए कि पहले उसको लगा? पहले चलाए, तो ये साइमल्टेनियस नहीं है। हम पहले चलाए तीर, टाइम लैग है हमारे चलाने और उसको लगने तक में, क्या है? टाइम का गैप है। तो ये साइमल्टेनियस नहीं है। चलिए अब आइए इधर, और एग्जांपल देना है साइमल्टेनियस का? बहुत एग्जांपल देने पर नहीं ना, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, जब आप चॉकलेट खा रहे हैं मान लिया जाए, तो चॉकलेट खाते हैं तो जिस समय खा रहे होते हैं स्वाद उसी समय आता है कि खा लेते हैं उसके बाद स्वाद आता है? जब खाते हैं तभी आता है। तो साइमल्टेनियस हुआ ना, खाना और ये स्वाद लेना दोनों साइमल्टेनियस है। चलिए आइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उस एटम का, हम क्या बोल रहे हैं, उस एटम के अबाउट जो ज्योमेट्री होगा वो कौन सा होगा, ये हमको बताना है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। हम बोले कि किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है, अलग अलग एटम के अबाउट में ज्योमेट्री अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बड़ा सा मॉलिक्यूल लेंगे उस समय हम क्लियर करेंगे इस बात को। तो जब आप कह रहे होते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के कोरेस्पोंडिंग ज्योमेट्री क्या होगा, तो मतलब मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, उस एटम के अबाउट ज्योमेट्री की बात करते हैं जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। नहीं समझे? ऐसे देखिए, जैसे हम बोले सल्फ्यूरिक एसिड, हम क्या बोले? सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपसे पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल का शेप बताइए, मीनिंगलेस बात है। इसका शेप बताइए, क्या क्या हो जाएगा? जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। पूछिए का है? तो वो आ है मतलब इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे सल्फर के अबाउट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सल्फर में सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। तो sp3 के कोरेस्पोंडिंग ज्योमेट्री कैसा होता है? तो बोलेंगे सर टेट्राहेड्रल होता है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटम भी है, इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन इसके अबाउट जो ज्योमेट्री होगा वो एंगुलर शेप होगा। कैसा होगा? एंगुलर शेप। और इसके अबाउट जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। आप बताइए किस मॉलिक्यूल को हम एंगुलर शेप बोले कि टेट्राहेड्रल बोले? बात समझे हम क्या कहना चाहते थे? हम कहना ये चाहते थे कि अलग अलग एटम का मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, उसके अबाउट में ज्योमेट्री एक हो सकता है, या फिर एक मतलब सेम होना और डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के अबाउट ज्योमेट्री एंगुलर शेप है और सल्फर के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो इस मॉलिक्यूल को टेट्राहेड्रल बोले कि एंगुलर बोले? तो ना टेट्राहेड्रल बोलेंगे ना एंगुलर बोलेंगे। समझ में आया? तो जब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होने लगे ना, तो उस केस में आपको ये सिचुएशन आएगा, एक से ज़्यादा टाइप का शेप आने लगेगा। तो अलग अलग एटम के अबाउट में शेप अलग अलग बताएंगे। क्लियर हुआ हम क्या बोलना चाह रहे थे? बोलबे नहीं करते हैं? ठीक है, तो इसका पहला केस लेते हैं जो कि हम अभी बता चुके हैं कि सिग्मा का नंबर कितना है? 4 और लोन पेयर का नंबर कितना है? 0। तो बताइए ज्योमेट्री कैसा होगा? तो बोलेंगे कि सर इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? चतुष्फलक।
टेट्राहेड्रल को क्या पढ़ते हैं? चतुष्फलक। चतुष मतलब चार, फलक मतलब सरफेस, फेस, ठीक है ना। तो इसमें 4 फेस होता है। 4 फेस कैसे कैसे होगा बताएंगे। जैसे देखिए ये सेंट्रल एटम हुआ, और ये पेरिफेरल एटम, फिर ये पेरिफेरल एटम, ये पेरिफेरल, और ये कौन सा पेरिफेरल। इसको मैच कराइए ऐसे, यही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल को 2D पर ऐसे ही दिखाते हैं, मतलब पेन एंड पेपर पर ऐसे ही दिखाते हैं। रियल में टेट्राहेड्रल कैसे होता दिखाए थे ना आप लोगों को। ट्राइपॉड देखे हैं? यस सर, देखे हैं लोग। हाँ, तो जैसे ट्राइपॉड का मान लीजिए कि ये तीनों पैर है, देखिए 3 पैर दिख रहा है आपको ट्राइपॉड का, 2 रेड और 1 ब्लैक दिख रहा है ना। यस सर, दिख रहा है। और एक ये ऊपर दिख रहा है ऐसे, ऊपर पेन। यही ज्योमेट्री क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कौन सा है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 फेस है। 4 फेस कैसे कैसे, तो देखिएगा आप यहाँ कैमरा के सामने ला रहे हैं आपके, देखिएगा। आपको लग रहा है कि यदि जो है ना हम इधर से ऐसे आते हुए ऐसे और ऐसे जाए तो एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। ये ऐसे करके एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा, ऐसे करके यस सर। बनेगा। ऐसे देखो, एक ऐसे बना, देखना दूसरा में, देखना ये वाला ऐसे बनेगा। यहाँ पर नहीं समझ रहा है, रुको रुको 1 मिनट। एक ब्लैक रेड को हटा देते हैं, एक आप बताएंगे किसके किसके बीच फेस देखना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला फेस बनाते हैं, ये ब्लैक वाला पेन, ये रेड वाला पेन और ये ग्रीन वाला पेन। ये पहला फेस बन गया। दूसरा फेस आपके स्क्रीन पर देखिए, ब्लैक वाला, रेड वाला, रेड वाला। दूसरा फेस हो गया, बोलिए। ब्लैक वाला, रेड वाला और ये ऊपर रेड वाला, दूसरा फेस हो गया। अब तीसरा फेस ऐसे घुमाएंगे, मतलब आपको ऐसे घुमा के दिखाते हैं। इधर देखिए, ये वाला ग्रीन वाला, रेड वाला और ये ऊपर रेड वाला। नहीं समझे क्या? तीन। हाँ, तो 3 फेस हुआ। और एक फेस इधर देखो, इधर ऐसे ट्रायंगुलर जो यहाँ पर बन रहा है, ये बेस, बेस वाला, ये बेस देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ये ऐसे वाला में 3 बनाना, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और इधर से बना एक यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर फेस और बना। तो टोटल कितना फेस बना? ये देखो ना, देखो ऐसे बनेगा। ये बोर्ड पर रखें, यही कैमरा में और यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है सामने में जो दिखता है। हमारा 3D देखता है ना, कैमरा भी 3D देख रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ पर 3D। बात समझिए कि कैसा होता है टेट्राहेड्रल। यस सर, समझ। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो दिखेगा, बॉन्ड एंगल कैसे चेक करेंगे? यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। याद कीजिए आपके क्लास में। रुकिएगा जरा सा, 1 मिनट रुकिएगा, वीडियो पॉज करते हैं। तो अभी समझा रहे थे आपको कि जो है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 डिग्री 28 मिनट 109.28 डिग्री के कितने एंगल होते हैं? 6। ये टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? 4 फेस होता है। अभी सब दिखाए थे, वीडियो पॉज था तो वीडियो बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। अगला केस देखिए, शेप वही रहने दीजिए, मतलब ज्योमेट्री वही रहने दीजिए, कंडीशन बदल देते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नंबर केस क्या होगा? मतलब ऐसा हो सकता है कि सिग्मा 3 हो जाए, लोन पेयर क्या हो जाए? 1 हो जाए, हो सकता है ना। सिग्मा 3 हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए, तो ज्योमेट्री तो अभी भी वही रहेगा। ज्योमेट्री में कोई चेंज होगा नहीं रहेगा, ज्योमेट्री वही रहेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बदल जाएगा इस बार। बताइए तो कौन सा शेप होगा? यदि मान लिया जाए कि ये जो दिख रहा है, इस पर जो बॉन्ड नहीं रहा, इस पर लोन पेयर आ गया, तो अब इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए तो, इसको देखिए तो, इसको देख के आपको ऐसा ट्रायंगल बनेगा, पिरामिड जैसा फील आ रहा है। इसको इधर देख के पिरामिड जैसा फील आ रहा है, कैसे सिलेंटिंग एकदम ढाल है, ट्रायंगुलर ढाल है, ढाल फेस, ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है। अरे ऐसे देखो ना, ऐसे जैसे ही लोन पेयर कहेगा ना, बस लोन पेयर को पोजीशन ही गायब कर दो उसका, जो बच जाएगा शेप, वही शेप का नाम लेंगे। तो जैसे हम बोले थे कि लोन पेयर नहीं था, बॉन्ड पेयर था, तो ज्योमेट्री कैसा चल रहा था? टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 फेस था।
अब क्या हुआ कि लोन पेयर आया तो लोन पेयर यहाँ से ऐसे हटा दिए। अब जो तुमको ये दिख रहा है वो तुमको कैसा दिख रहा है? देखो ऐसे करके ही ना दिखेगा। तो ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे दिखा रहे, देखो तो एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है। तो एक ट्रायंगुलर इधर दिखेगा, दूसरा इधर दिखेगा, तीसरा इधर दिखेगा। पहला, दूसरा और तीसरा दिख रहा है ना? पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा है? ये देखो तो पिरामिड ऐसे ही ना दिखता है। देखो ना, ये कौन सा शेप हुआ? पिरामिडल शेप हुआ। कौन सा शेप? पिरामिडल शेप। यानी इसका शेप बदल गया है और शेप कैसा हो गया है? पिरामिडल शेप। और ज्योमेट्री जब किसका क्या है? टेट्राहेड्रल। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। पता चले ज्योमेट्री पूछ रहा है और शेप बता रहे हैं आप, अब शेप पूछ रहा है ज्योमेट्री बता रहे हैं, ये काम नहीं करना है। तो ये ज्योमेट्री हो गया आपको कौन सा? पिरामिडल। इसको डार्क कर दे, तुमको क्लियर फिगर दिखेगा। देखो तो अब फील आ रहा है थोड़ा सा? पिरामिड वाला फील आ रहा है? नहीं आ रहा है? रुको देखो, ये लोन पेयर सबको हटा दिए, अब पिरामिड वाला फील आया? लो देखो, पिरामिड वाला फील आया कि नहीं आया? बोलो ना। यस सर। ठीक है, तो शेप हो गया इसका पिरामिडल। और एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल में क्या रखेंगे? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है, एक नंबर एग्जाम्पल जो है वो है अमोनिया। कौन सा एग्जाम्पल है? अमोनिया, NH3। इसको क्यों घेरा लगा दिए? बोलेगा सर कैसे, बताइए जरा। तो देखो अमोनिया को चलो बाहर ले चलते हैं। नाइट्रोजन हुआ आपकी मर्जी से, HHH आपकी मर्जी से, मतलब फिगर जैसे मन तैसे बनाइए। बताइए तो कितना सिग्मा है? 3। 1 2 3। लोन पेयर कितना है? 1। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हुआ? सिग्मा प्लस लोन पेयर हुआ 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp3। तो सिग्मा 3 लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। ज्योमेट्री कौन सा? टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। ठीक, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और शेप कैसा? पिरामिडल। ये लीजिए शेप। समझ में आ गया? चलिए बाकी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग।